हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में अध्याय 8, विविधता में एकता या एक में अनेक। इस प्रकार से हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको कंप्लीट करनी है। और दोस्तों, अध्याय 7 तक वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। और पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 21%। तो सी नंबर आपका सही उत्तर है बच्चों। तो यहाँ आपको लिखना है 21%। दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम क्या हैं। तो दोस्तों, इसका नाम है महाभारत और रामायण। तो यहाँ पर आपको ए नंबर इसमें सही उत्तर लिखना है, महाभारत और रामायण। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें काम की आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा और काफ़ी चीज़ों का आप आनंद लीजिए। चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला इत्यादि प्रकार के हैं। तो ये क्या हैं? ये साड़ियों के प्रकार हैं बच्चों। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, साड़ियों के। चौथा प्रश्न है, प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है। तो पांडवों का संबंध था दोस्तों महाभारत से। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत से। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां पूछा है, मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है। किस चीज़ का सूचक है? तो इसमें ए नंबर सही उत्तर है, फसल की कटाई का। किसका सूचक है ये? फसल की कटाई का सूचक है मकर संक्रांति। मतलब जब फसल की कटाई होती है तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां बच्चों, इसमें लिखा है, भारत के मानचित्र 8.1 में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं, जिनमें बासमती चावल सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, सी नंबर, उत्तर प्रदेश में। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां, विभिन्न भाषा, धर्म, परिधान, भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं, तब इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों, अनेकता में एकता की भावना। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अनेकता में एकता की भावना। प्रश्न नंबर 8 पूछा है आपसे, नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशी द्वार पत्थर सुरक्षित रखा गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा है, भारतीय पूर्व में पोंगल, पेड्डा, पुंडगा, पौष सांक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है। तो ये है दोस्तों मकर संक्रांति, है ना। तो मकर संक्रांति जो है, इसे कई जगह पोंगल कहते हैं, पेड्डा पुंडंगा कहते हैं, है ना, पौष संक्रांति कहते हैं, लोहड़ी और खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार है? ये मकर संक्रांति का त्यौहार है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है, पंचतंत्र की कहानियों में मुख्य पात्रों के रूप में लिया जाता है। किसे लिया जाता है? तो पशुओं को। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, पशुओं को। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 10 तक विकल्प वाले प्रश्न ऐसे कंप्लीट करने हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है दिए गए शब्दों से। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, पर्यटकों, संपन्नता, तो इन सारे शब्दों को आपको सही जगह पर लिखना है बच्चों, खालिस्तान में। तो आइए देखते हैं। ए नंबर में लिखा है, समतल सतह पर उभारी गई पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी हुई आकृति उकेरी गई आकृति कहलाती है। बी नंबर में है, लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत और रामायण ने
भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। तो इस प्रकार आपको बी नंबर में लिखना है। ए नंबर में आएगा उकेरी गई आकृति और बी नंबर में होगा सांस्कृतिक। तो इस प्रकार आप सही जगह पर, खाली जगह पर सही चीज़ें, सही शब्दों को लिखेंगे बच्चों। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। तो सी नंबर में आपसे यहाँ पूछा है प्रश्न नंबर सी, अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता महाकाव्य कहलाती है। डी नंबर है, विविधता में एकता निश्चित रूप से संपन्नता की गुणवत्ता को बढ़ाती है। और ई नंबर में लिखा है, प्रवासी भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण प्रवासी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको ई नंबर तक कंप्लीट करना है। सी नंबर में आएगा महाकाव्य, डी नंबर में आएगा संपन्नता और ई नंबर में प्रवासी। अब इसके आगे देखते हैं हम। तो एफ नंबर में लिखा है, रामायण महाकाव्य में श्री राम ने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान साड़ी है। एच में लिखा है, पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। अगला है, भारतीय संस्कृति विविधता को डिजाइन के रूप में प्रचारित करती है। और इसके बाद है, भारत की समृद्ध विविधता ही हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर खालिस्तान लिखना है। एफ में आएगा रावण, इसके बाद साड़ी, फिर 2022, डिजाइन और पर्यटकों। तो इस प्रकार आप सही जगह पर सही शब्दों को लिखकर खालिस्तान को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको छोटे उत्तर लिखने हैं थोड़े। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपके लिए दिया गया है कि इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा था। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे बच्चों। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके पेपर के समय पेपर की वीडियो, IMP प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो सभी चीज़ देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें लिखा है, सामान्यतः देखा जाता है कि विविधता में विचारों की भिन्नता पाई जाती है, और फिर भी भारतीय जन विविधता का उत्सव क्यों मनाते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि विविधता में एकता का सिद्धांत भारत की पहचान है। भारतीय समाज एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरे के उत्तर में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है, वैशाली नामक नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों, वैशाली नामक नगर भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में पूछा है कि भारत में उत्पादित कोई 3 मसालों के नाम आपको लिखने हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भारत में उत्पादित 3 मसाले काली मिर्च, इलायची, हल्दी हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। इसमें लिखा है, भारत बहुत लंबे समय तक किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन व यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भारत बहुत लंबे समय तक मसालों का सर्वाधिक उत्पादन व यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है। किस चीज़ का? मसालों का। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों। इसमें लिखा है, आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है और क्यों है, लिखिए। तो इसमें आपको अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मेरा प्रिय त्यौहार होली है, क्योंकि इसमें मैं अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर रंग गुलाल खेलता हूँ और बहुत मस्ती करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है, और आपका जो भी त्यौहार आपको बहुत पसंद होगा उसके बारे में आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां।
इसके उत्तर में लिखा प्रश्न में लिखा है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कितनी भाषाओं की गणना की है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के तहत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कुल 325 भाषाओं की गणना की है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। इसमें पूछा है महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि महाभारत में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण सत्ता और सिंहासन के अधिकार को लेकर था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आगे हम अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां। और 9वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 9वां पूछा है कि एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे चावल से खिचड़ी, पुलाव, डोसा और इडली जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां और इसमें आपसे पूछा है इस बात का क्या प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से परिधान के रूप में साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन काल की मूर्तियों और चित्रों में साड़ी पहनी महिलाओं को दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। अब यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न चालू हो गए हैं और लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के कौन कौन से आयाम सहायक हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय जीवन में भाषा, धर्म, खान पान, परिधान, रीति रिवाजों, त्योहारों आदि में विविधता होने पर भी एकता दिखाई देती है। ये सभी आयाम विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे अनाजों के नाम आपको लिखने हैं। तो इसके उत्तर में लिखना भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, महुआ, मक्का, कोदो आदि हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में लिखना है बच्चों और ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाना है। तो आपको अपने दोस्तों के नाम लिखना है, कोई 5 दोस्तों के नाम, जैसे मैंने लिखा है राहुल, मोहित, ज्योति, अनुज, रेखा। इस प्रकार से आप भी अपने किसी 5 दोस्तों के नाम लिखेंगे और उनका जन्म कहाँ हुआ है, किस गांव में या किस शहर में, उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है राहुल का जन्म जबलपुर में हुआ, मोहित का सिवनी में, ज्योति का मंडला में, अनुज का ग्वालियर में और रेखा का भोपाल में। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखना और उनसे पूछना कि उनका जन्म कहाँ हुआ है और वो जो बताएंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर पूछा है विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर किस इतिहासकार ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। तो इसके उत्तर में आप लिखना प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। और दोस्तों आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके गांव का नाम, शहर का नाम और अपना नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी ध्यान से कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। विभिन्न परिधानों में साड़ी का उदाहरण किस प्रकार विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों की स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, लेकिन उनका पहनने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखेंगे 6वां प्रश्न। इसमें पूछा है
डिजाइनदार कपड़ों के रंगों में विविधताएं क्यों होती हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि डिजाइनदार कपड़ों के रंगों में विविधता लोगों की पसंद, क्षेत्रीय परंपरा, त्योहार और उत्सव के कारण होती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न में पूछा है, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा अरब, फारस, यूरोप, फारसी, चीन और जापान में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। आठवें प्रश्न में आपके लिए पूछा है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक परिवर्तित फिर से देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया? उदाहरण सहित लिखना है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि पंचतंत्र एक संग्रह था, है ना, जिसे अन्य भाषाओं में अनुवाद करके अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे हितोपदेश और कालीला दिमन्ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, आपके परिवार से ऐसे कौन से महाकाव्य हैं जिनके सॉरी आपके विचार से ऐसे कौन से महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है, जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है और जो धर्म और नैतिकता पर प्रश्न उठाती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा है, विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी के किन गुणों से अभिभूत हुए? तो उत्तर में लिखना, विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विदेशी लोग साड़ी के आकर्षक रंग, महीन बनावट, कलाकारी और पहनने के अंदाज से अभिभूत हुए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, और दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित बताना है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न भाषाओं, धर्म, जातियों, परंपरा होते हुए भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में गेहूँ खाया जाता है और दक्षिण भारत में चावल, फिर भी दोनों भारतीय हैं। अलग अलग वेशभूषा, त्यौहार, बोलियां होते हुए भी राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न में। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है कि आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से कोई लोक कथा या कथा वार्ता सुनी होगी जिनमें जीवन का कोई न कोई संदेश निहित होता है। ऐसी कोई एक लोक कथा अपनी भाषा में लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई, तभी वहाँ एक बकरी आ गई। लोमड़ी ने झूठ बोलकर कहा कि यह पानी बहुत मीठा है। बकरी लालच से कूद गई और फंस गई। लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल आई। और इसमें सीख क्या है? तो सीख है कि दूसरों की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 2 के उत्तर में आपको लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपके लिए पूछा है, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र हो सकता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करना है। तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि हाँ, मैंने रामायण की कहानी को टीवी पर देखा है और रामलीला में चित्रों और कठपुतलियों के नाटक के रूप में प्रस्तुत होते हुए भी देखा है। इन सभी से हमारे धर्म, संस्कृति और नैतिकता को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे थे? पाठ का अध्ययन करके लिखना है। तो उत्तर में लिखना
महाभारत में वर्णित है कि वनवास के दौरान पांडव भारत के विभिन्न हिस्सों में गए थे। इसका एक प्रमाण यह भी है कि अर्जुन ने तीर्थ यात्रा के बहाने दक्षिण भारत तक की यात्रा की थी। इस प्रकार पांडवों का देश भर में भ्रमण भारतीय भूगोल और विविधता का प्रमाण देता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। और 5वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों में अनाज दालों को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा देखो सोयाबीन होता है यहाँ पे, है ना, ज्वार भी होता है ना, फिर बाजरा ज्वार महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नक्शे में प्रदर्शित करके बताना है कि कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा होती है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे पार्ट में हम अगली वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।